Jonathan Javed. हेलो उस्मान अली, जी जी सर। आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर आ रही। ओके, और स्क्रीन भी शेयर है? बिल्कुल सर, स्क्रीन शो हो रही है। क्या नज़र आ रहा है उस पर? इंट्रोडक्शन टू एनिमल हिस्ट्री एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इंट्रोडक्शन टू एनिमल हिस्ट्री एंड कम्प्लेक्सिटी। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? सर लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस एनालिसिस पढ़े थे और फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। ओके, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस एनालिसिस और फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था। वेरी गुड बेटा। अगर कोई बच्चा रह जाया करे क्लास लेने से ऑनलाइन, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो यूट्यूब से जाकर लेक्चर देख लिया करे। नवाजिश होगी मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में या ग्रुप में बार बार मैसेज मत किया करें कि हम फलां रीज़न से क्लास नहीं ले सके। ठीक है, पहले तो पूरी कोशिश किया करें क्लास लेने की। अगर किसी वजह से क्लास रह जाए तो परेशान ना हुआ करें, वहां से क्लास ले लिया करें। नंबर 1 पर। नंबर 2 पर, अगर आपका रिस्पॉन्स ना आने पे आपको क्लास से निकाल दिया जाए एज पर डिफाइंड रूल्स, तो तब भी पर्सनल चैट बॉक्स में अपने टेक्निकल इश्यूज या पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बजाय या ग्रुप में डिस्कस करने के बजाय खामोशी से बैठा रहा करें और यूट्यूब से लेक्चर सुना करें। नवाजिश होगी आप सबकी बहुत। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। इंसानों के, जिन्नों के और शयातीन के शर और हसद से महफूज फरमाए। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। इन एक्चुअल आप लोग पहले भी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस परफॉर्म कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर्स में, जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी और आप लोगों ने उसके बारे में बताया था थोड़ा सा मुझे। और आप लोगों को उसके मेन थीम का भी पता है कि हु इज टेंको पॉप 2F, ये क्लास में एंटर नहीं हो सकता जो भी है। टेक्नो पॉप 2F ये क्लास में एंटर नहीं हो सकता। 3 मिनट के बाद क्लास जो है वो लॉक कर दी जाएगी। तो फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने परफॉर्म भी किया है। तो मैंने पहले ये सोचा था कि आप लोगों को फाइलोजेनेटिक परफॉर्म करवा दूं, लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा और सोचा इसके ऊपर, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि फाइलोजेनेटिक ट्री आपको आता है बनाना मेगा से। वो आप सीक्वेंसेस भी ले लेते हो ब्लास्ट करके, अलाइन भी करवा लेते हो, ट्री भी जनरेट कर लेते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फाइलोजेनेटिक ट्री, व्हाई वी परफॉर्म फाइलोजेनेटिक ट्री या एवोल्यूशनरी एनालिसिस, व्हाट इज जीनोमिक्स, और इसको एनालाइज कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेहतर होगा कि हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ना कि हम ट्री बनाएं। मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। तो मैं आप लोगों का इस पे मौक़िफ़ जानना चाहूँगा ताकि हम उस हिसाब से आगे चल सकें। फातिमा नूर 80053। सर जी बेटा, अभी इतनी लंबी डिस्कशन हुई है, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने बात की है कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने की बजाय एवोल्यूशन को क्यों स्टडी किया जाता है, जीनोमिक्स क्या होती है, जीनोम कैसे चेंज हुए, क्यों एवोल्यूशन आई, इसको स्टडी करना चाह रहा था मैं। तो आपका क्या जी मौक़िफ़ है इस पे? सर, हम इसकी स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि पहले जीनोम किस तरह का था और फिर इसमें क्या चेंजिंग आई और किस वजह से आई। ओके बेटा, थैंक यू। नजमा हमीद। नजमा हमीद, I am going to remove you if you will not speak. यस सर। जी बेटा, आपका क्या मौक़िफ़ है? जल्दी बेटा बताएं, फिर लेक्चर शुरू करें, 2 मिनट हैं और। हम इसके लिए
फाइलोजेनेटिक ट्री को स्टडी करते हैं कि बेटा मेरे ख्याल आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या आप लोग फोकस्ड नहीं हो, या आप सिर्फ लेक्चर ऑन करके बैठ जाते हो, आपको पता नहीं चल रहा टीचर क्या बात कर रहा है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप लोगों के जवाब कुछ हैं। सवाल गंदुम जवाब चना। वो फिर लोग सही मजाक उड़ा रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस का। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपका जवाब कुछ है। यहाँ आपको लोगों को समझ नहीं आ रही, यहाँ आप लोग जानबूझ के करते हो। तनावी शजाज। ये सर समझ आइए बेटा मैंने क्या कहा है आपको? सर मुझे क्वेश्चन की नहीं समझ आई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने आप लोगों सर वो बात जो आपने की question है किया। वो तक्षल जान, यस सर। बेटा आपको समझ सर आई है आपने मैंने क्या कहा है? जी सर, आपने कहा है कि हम या तो ट्री ड्रॉ करें या इसकी स्टडी करें। तो आपका क्या ट्री तो मौक़िफ़ है? हमने पहले ड्रॉ किए हुए हैं, तो इस वजह से आपने कहा हम इसको स्टडी कर लेते हैं। जी, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? सर कर लेते हैं स्टडी। वेरी गुड। जोनाथन जावेद। जी सर। बेटा आपको समझ आई थी मैंने क्या बात की? जी जी। क्या मौक़िफ़ है आपका इसमें? सर हमने ट्री जोन से ना पहले जनरेट किए हुए हैं, तो मीन्स के सब बच्चों को ये पता है कि ट्री जनरेट हो जाती हैं किस तरह होते हैं, यानी कि वो ओवरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। वो पीछे बैक लेक्चर भी पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन जो आगे स्टडी है ना इसके रिलेटेड के क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, पॉलीजेनेटिक क्यों होती है, किस वजह से होती है, तो ये स्टडी सर मैटर करती है ज़्यादा। ओके, सो इन एक्चुअल जो मकसद है वो ये है कि एवोल्यूशन क्यों आई, कैसे आई, क्यों स्टडी करने की जरूरत पड़ी एवोल्यूशन, ये सब कनेक्ट है फाइलोजेनेटिक ट्री से, क्योंकि फाइलोजेनेटिक ट्री यही बताता है कि डुप्लीकेशन, स्पीसिएशन और इस तरह के कंसेप्ट्स। So we will try to cover this lecture because it has almost 87 slides और ये सारी की सारी स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनको कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह ताला आज कवर करें। अगर ना कवर होगी तो हम इसको अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, आप लोग ताकि समझ सकें। जी कौन है? मीटिंग तो नहीं, रीटिंग्स ले रहे हैं। जोनाथन जावेद क्या कहना चाह रहे हो आप? थैंक यू। इंट्रोडक्शन टू एनिमल हिस्ट्री सबसे पहले देखते हैं, एनिमल इतना कम्प्लेक्स क्यों है और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआज हैं, एलिफेंट एक बहुत बड़ा मैमल है, ह्यूमन सबसे कम्प्लेक्स तरीन एनिमल समझा जाता है या ह्यूमन बीइंग है, और इस तरह बहुत सारे कम्प्लेक्सिटीज हैं। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी स्लाइड्स, नजर आ रही हैं जोनाथन? तमाम बच्चों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी जी सर आ रही हैं। ओके, सो वी विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग। जी जी सर ये जूम कर दिएगा, जूम आउट कर दिएगा, ये बहुत ज्यादा जूम। आप देखें, सर जूम आउट कर दिएगा, बहुत ज्यादा वो है, जूम इन है तो कुछ आधे लफ्ज नजर आ रहे हैं। अब नजर आया हुआ, अब बेहतर हुई है, अब देखिएगा। जी बेहतर हुई है बेटा? ओ सर ये स्क्रीन पे आधी शो हो रही है। आधी शो हो रही है यार, ये मैं कर तो रहा हूँ, ये कैसे होगी? ठहरे मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। यस सर अब ओके है। ओके, चलो शुक्र है, जी सर। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ओ सॉरी यार, एक तो एरा लिखा हुआ है, कौन कौन सा एरा है? आर्कियन आ गया सबसे पहले, उसके बाद प्रोटेरोजोइका आ गया,
पैलियोजोइक आ गया, मीजियोजोइक आ गया और सीनोजोइक आ गया। उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट पीरियड्स हैं, टाइम पीरियड्स हैं। अर्ली प्रोटियोजोइक है, मिडल है, लेट है, और ये सारे के सारे यहाँ पे ये जुरासिक है। जुरासिक पार्क अगर आपने मूवी देखी है तो वो भी यहीं से वर्ड ड्राइव किया गया, जुरासिक जो एरा है उसमें से। और ये आपके पास डिफरेंट एराज आ चुके हैं। ये MYR का मतलब है मिलियन ईयर्स, M से मिलियन, YR से ईयर्स। ये ह्यूमन इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू दीज एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंसेस जो कल कलेक्ट हुए हैं उनकी बेस पे अभी तक जो कलेक्ट हुए हैं बात हो रही है कि ह्यूमन ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन ईयर्स बैक इवॉल्व हुआ है। और उससे नीचे अगर हम देखें यहाँ पर ये डिफरेंट एनिमल्स बनाए गए हैं। ये लिजर्ड दिखाई गई है जो कि कहा जा रहा है 354 मिलियन ईयर्स बैक इवॉल्व हुई है। ये इंसेक्ट्स जो हैं ये ऑलमोस्ट 251 मिलियन ईयर्स बैक इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरह डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल करके डाटा कलेक्शन के बाद, कि ये तकरीबन इतने हजार और लाख और करोड़ साल गुजर चुके हैं इन चीज़ों को इवॉल्व होते होते। तो ये एक बेसिक आपको दिखा दिया गया है चैप्टर सा। यहाँ से ये देखें, ये मैमल्स के बारे में बताया गया है कि मैमल्स जो हैं ये टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड में आए हैं और ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स बैक मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरह ये आपके पास एक पूरा का पूरा चार्ट मौजूद है। इसमें एलजी कैसे कब आई है और फंजाई, एलजी, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, वायरसेस। अब आपके पास हमारे पास आ गए एनिमल्स। एनिमल्स को दो डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। बाइलेटेरियंस हैं एक तरफ और एक तरफ सिंपल प्रोटोजोन्स हैं। सिंपल प्रोटोजोन्स में आपके पास आ गए हैं जेलीफिश और स्पंजेस वगैरह आ गए हैं, और बाइलेटेरियंस में आपके पास वॉर्म्स और ह्यूमंस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ये एफएससी में या जब आपने सेल बायोलॉजी, बेसिक सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर पढ़ी होगी तो उसमें लाजमन पढ़ी होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप गूगल से एक बार ये बेसिक पढ़ सकते हैं। बाइलेटेरियंस कौन से हैं, मेटाजोन्स कौन से थे, बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, वायरसेस कौन से हैं, लेसोथोरियंस कौन से हैं और प्रोटोजोन्स कौन से हैं, वो आप वहां से एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर मैं उनकी तरफ जाऊंगा तो ये लेक्चर्स बहुत तवील हो जाएंगे, हमने अपने कॉन्टेंट्स को पूरा करना है। अब बाइलेटेरियंस बेसिकली वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वर्टिकल और डॉर्सल बॉडी भी मौजूद होती है, लेकिन जो मेटाजोन्स होते हैं उनमें स्पेसिफिकली कोई सेपरेशंस नहीं होती। जैसे कि जेलीफिश अगर आप लोगों ने देखी है, स्पंजेस देखे हैं, तो ये पूरा एनिमल है लेकिन इसमें वाज़े चीजें मौजूद नहीं है, जैसे कि ह्यूमन में लेग्स, आईज, ऑर्गन्स एंड डिफरेंट हार्ट, लंग्स, किडनीज, तो इनमें भी ये चीजें हैं लेकिन ये इतनी वाज़े डिफरेंशिएट नहीं की हुई। यहाँ पे बाइलेटेरियंस में हॉर्स की एग्जांपल दी गई है कि कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें वेल डिफाइंड रोस्ट्रल कॉर्डल और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस मौजूद होते हैं, और ये उन्होंने एरो के साथ इसमें डिनोट भी कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और बाइलेटेरियंस में क्या होता है, बाइलेटेरियंस में ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें मिरर इमेज पाया जाता है, जैसा वो राइट साइड पे है वैसा ही वो लेफ्ट साइड पे नजर आता है, जैसे कि ये इंसेक्ट में नजर आ रहा है आपको। और इसके सेंटर में एक रेड लाइन ड्रॉ की गई है। अगर आप इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड पे देखें और रेड लाइन से राइट साइड पे देखें तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। जो चीजें लेफ्ट साइड पे जिस तरह मौजूद हैं उसी तरह राइट साइड पे भी मौजूद हैं। तो बाइलेटेरियंस प्लेन ऑफ मिरर सिमेट्री रनिंग बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द बॉडी। आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए हैं। जैसे ह्यूमन जो हम लोग हैं, हमें मॉडर्न ह्यूमन समझा जाता है, कहा जाता है, और होमोसेपियन कहा जाता है। इससे पहले बहुत से डिफरेंट होमोज आए हैं, उनके आगे डिफरेंट उनकी स्पीशीज हैं। तो किसी आप देखेंगे उनमें चेहरा जो है मुख्तलिफ था। कुछ लोग अगर आप आज से कोई 5,000 या 10,000 या 20,000 साल पहले के ह्यूमंस को देखते हैं, या अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं साइंटिफिकली भी, या हिस्ट्री की बुक्स में तो मेंशन है जी उनकी हाइट 100 फीट तक भी थी, 50 फीट तक भी थी। ताकतवर बहुत होते थे पहले के लोग अब की निस्बत।
अब लोग इतने ताकतवर नहीं है जितने पहले आज से कोई 5,000 साल या 10,000 साल पहले वाले लोग ताकतवर थे। तो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आई, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई। एवोल्यूशन की थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो आपको याद होगा, सबसे फेमस समझी जाती है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट आया था कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा इन्वायरमेंट में, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही आगे सरवाइव करेगा। जो फिट नहीं होगा, जो इन्वायरमेंट की मार को नहीं खा सकेगा, वो पीछे रह जाएगा। जैसे कि एक क्लास है, एक एग्जाम होता है, जो बच्चे उस एग्जाम को पास करते हैं वो अगली क्लास में या अगले सेमेस्टर में प्रमोट होते हैं, और जो उस इन्वायरमेंट को या एग्जाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो फेल हो जाते हैं। जैसे अभी भी आपकी क्लास में से बहुत से स्टूडेंट्स ने सेकंड असाइनमेंट जो जमा करवाई है वो बिल्कुल जीरो है, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो ये एक्टिविटी दी गई है उसको भी सीरियस नहीं लेंगे। तो जाहिर बात है वो एक एनवायरनमेंट को क्रॉस नहीं कर पा रहे, एक एनवायरनमेंट को बियर नहीं कर पा रहे, विन नहीं कर पा रहे, तो वो फेल हो जाएंगे या वो बहुत ही कम नंबर लेंगे। तो सेम कंसेप्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जितनी आप मेहनत करेंगे सर्वाइव करने के लिए उतने ही ज्यादा आप फिट कंसिडर किए जाएंगे। तो बाइलेटेरियंस में ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनमें 3 किस्म की लेयर्स होती हैं। अगर आप लोगों को ये पढ़ी होंगी तो लाजमन याद होंगी। कि किसी बच्चे ने याद है जी एक्टोडर्म, एंडो या मीजोडर्म? कोई बच्चा बताना चाहे? एनीवन? हाफिज अब्दुल हनान। हाफिज अब्दुल हनान जी बेटा बताएं, पता है आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का? जी आप सब बताएं। आप बोल भी रहे हैं कि नहीं? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है सर ये। अच्छा जी, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। कोमल अरशद 80057। कोमल अरशद 80057। जी बेटा बताएं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म के बारे में। I am going to remove you from the class as per class rules. जी अब्दुल हनान, आपने फिर हाथ खड़ा किया है, गलती से किया है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटा थोड़ा ऊंची बोलेंगे? सर ये जो धर्म का मतलब होता है ना, इसका मतलब ये लेयर को कहते हैं, और हाँ जी, एंडो इनसाइड और एक्टो आउटसाइड वाली शायद। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। ये स्किन की लेयर्स होती हैं। सर ये शायद सेलिसिस शायद। चलें जी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बाइलेटेरियन एनिमल्स हैं इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जैसे हाफिज हनान साहब ने बताया कि डर्म का मतलब लेयर है, एंडो और एक्टो, एंडो उनको डिफरेंट उन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि एंडोडर्म जो है वो एक्सटर्नल लेयर होती है और एक्टोडर्म सॉरी एक्सटर्नल लेयर होती है, एंडोडर्म इंटरनल लेयर होती है और मीजोडर्म मिडल लेयर होती है। और ये यहाँ पर इसने गैस्ट्रोला में बनाई भी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली देखें। और इसमें जर्म सेल्स भी दिखा दिए हैं और डिफरेंट सेल्स भी इसमें मौजूद हैं। ये सारी की सारी बाइलेटरियन की उसने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। सिंपल मेटाजोन्स आ जाते हैं उसके बाद आपके पास। सिंपल मेटाजोन्स स्पंजिस टाइप एनिमल्स होते हैं, ये ज्यादातर समंदर में पाए जाते हैं। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को स्टडी कर चुके हैं या उसके बारे में थोड़ा आइडिया रखते हैं तो उस बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जमीन का जो टुकड़ा है, जिस ये अर्थ प्लैनेट जो है, ये अलहदा हो गया और ये बहुत ज्यादा गर्म था, आग बगोला था और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ। जब ये ठंडा हुआ तो कुछ जगहों से सुकड़ गया, सुकड़ने की वजह से वहां पर पहाड़ बन गए, फिर पानी आ गया, फिर पानी में लाइफ आई, एनिमल्स आए। तो पहले सिंपल एनिमल्स आए, जैसे कि सिंपल मेटाजोन्स यहाँ पे मेंशन किया उसने, स्पंजीज या जेलीफिश को उसने इसमें मेंशन किया, जिसमें सिर्फ 10 से 12 किस्म के सेल टाइप्स होते हैं।
लेकिन अगर आप ह्यूमन में देखें तो आपको 1000 किस्म के सेल टाइप्स मिलेंगे, लेकिन जेलीफिश में ओनली 10 to 12 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, और इसी तरह स्पंजेस में भी होते हैं। एग्जिबिट ए सिंपल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक टर्म्ड रेडिकल सिमेट्री। ये पढ़ाने का बेसिक मकसद ये है कि आपको एवोल्यूशन का पता चले कि एवोल्यूशन क्यों आई, कैसे आई एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में हुआ क्या, फिर ही आप फाइलोजेनेटिक ट्री को एनालाइज कर सकेंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मॉडर्न ह्यूमन जो है वो मंकी से कितने मिलियन ईयर्स बैक डाइवर्ज हुआ और कैसे हुआ, कौन सी चेंजेस रूनुमा हुई, तो आप कभी भी फाइलोजेनेटिक ट्री जो बना हुआ है उसको डिस्कस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि हम काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ट्री बनाना कोई काम नहीं है। आप मेगा में जाएं, सीक्वेंसेस आप अलाइन करवाएं और नेबर ज्वाइनिंग या मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लिक करें, जनरेट करें, वो ट्री बना देगा, लेकिन आपको उसके आगे पीछे की स्टोरी का पता होना चाहिए। सिंपल मेटाजोन्स जो हैं वो डाइब्लास्टिक होते हैं, जैसे कि बाइलेट्रियन के बारे में था कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये डाइब्लास्टिक हैं। इनमें सिर्फ एक इंटरनल लेयर होती है और एक एक्सटर्नल लेयर होती है। उसके बाद ये भी डिफरेंट उसने एक एरा के जो बता दिए गए हैं, प्रोटोसोम्स और ड्यूट्रोसोम्स जो हैं ये किस तरह के होते हैं, ज्यादातर किस तरह किस शेप्स के हैं और इनमें कैसे चेंजेस आती गई सी एलिगेंस में और कॉर्डेट्स में, ड्रोसोफिला जिसमें मौजूद है। सी एलिगेंस और ड्रोसोफिला को आमतौर पे आउटग्रुप के तौर पे काफी इस्तेमाल किया जाता है फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस के अंदर। फिर अब आपके पास एक प्रपोज्ड फाइलोजेनी आ गई है ड्यूट्रोसोम्स की। अब ये एक फाइलोजेनी मौजूद है, इसी तरह का ट्री बनता है आप लोगों का भी। तो आप ये देखें, यहाँ पे एक अंसेस्टर है, अगर ये कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को तो ये एक अंसेस्टर है, ये यहाँ पे आके डाइवर्ज हुआ, तो इसने टू डिफरेंट, सपोज कर लें यहाँ पे सीक्वेंस ए थी, हम समझने की बात कर रहे हैं फिलहाल, एक प्रोटीन की बात कर लेते हैं, अभी हम एनिमल की बात नहीं करते, फिर हम एनिमल्स पे आते हैं। प्रोटीन ए थी यहाँ पर, प्रोटीन ए के यहाँ पर डाइवर्ज हुई, दो हिस्से हो गए, प्रोटीन A1, प्रोटीन A2। अब प्रोटीन A2 जो है वो आगे फिर डाइवर्ज हुई, प्रोटीन A21, प्रोटीन A22, और नीचे प्रोटीन A11, प्रोटीन A12। इसके भी आगे दो हिस्से यहाँ पे मौजूद हो गए। अब ये वाला तो हिस्सा आगे चल पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो 2 थी, 2A2 जो थी, उसके भी आगे दो हिस्से हो गए। तो सेम विद द ऑर्गेनिजम्स, अगर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म था, सपोज करें यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म ए, अब वो डाइवर्ज हुआ तो उसके दो और ऑर्गेनिज्म बन गए उसकी शक्ल के, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ। जैसे कि आप बात करें कि दो भाई हैं लेकिन उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, पेरेंट एक है, अब एक भाई यहाँ पे है, एक भाई यहाँ पर है, आगे उसके फिर दो बच्चे हुए उनके मुख्तलिफ, आगे फिर दो बच्चे मुख्तलिफ, और आखिर में ये इस तरह के बन गए। अगर आप थोड़ा सा इसको समझ सकें, जाए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड नहीं है वरना, या क्लासरूम नहीं है वरना वो ज़्यादा आपको समझ आ जाती, लेकिन आप बड़े ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ समझ ज़रूर गए होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। तो ये इस तरह ये सारे के सारे डिफरेंट ड्यूट्रोसोम की इन्होंने फाइलोजेनी यहाँ पर बना दी है कि कैसे वो चेंज हुए और कैसी उनकी शेप बन गई। उसके बाद हम एनिमल्स की फाइलोजेनी को अगर थोड़ा सा देखते हैं और समझने के लिए यहाँ पे इस ट्री के अंदर, तो अगर ये देखें तो ये एक एंसेस्टर यहाँ पे है, उसमें सबसे पहले साइनोफ्लैजिलेट्स आ गए, ये उसकी फोटो आ गई। क्लोजेस्ट लिविंग सिंगल सेल रिलेटिव टू एनिमल्स, जो सबसे क्लोज वन है, उसका यहाँ पे साइनोफ्लैजिलेट्स आ गया है। अब ये जो उसका एंसेस्टर है जो मल्टी सेलुलरिटी की तरफ गया, इस पोजीशन के ऊपर जब मल्टी सेलुलरिटी की तरफ गया तो वो स्पंजिस बना गया, एक पूरी की पूरी फैमिली स्पंजिस की छोड़ गया, लेकिन आगे फिर एक ऐसा इंसेस्टर था जो फिर इवॉल्व हुआ। उस इंसेस्टर में क्या चेंजेस आई, पहले वाले में सिर्फ आपके पास सिंपल साइनोफ्लैजिलेट्स थे, दूसरे जब इंसेस्टर आप एवोल्यूशन हुई, इवॉल्व हुआ, तो मल्टी सेलुलरिटी हो गया, एक से ज्यादा सेल आ गए, स्पंजिस एक तरफ रह गए, वो ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए, अगली एक और लाइन इवॉल्व हो गई। जब वहां पे एवोल्यूशन आई तो वहां पे दो नई चीजें हमें मिली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, टू न्यू लेयर्स। तो आपके पास ये नेडेरिया जो है ये आ गया, लेकिन उसके अलावा फिर एक और एवोल्यूशन यहाँ पर आई, ये प्रोटोसोम्स बन गए।
यहाँ पे हमारे पास मीजोडर्म आ गई, डॉर्सल और वर्टिकल एक्सिस बन गए, ट्रू गट बन गई, हार्ट बन गया। यहाँ पर इस एवोल्यूशन के बाद या इस डिफ्रेंसिएशन के बाद क्लियर हार्ट जो है वो आगे आपको नजर आएगा सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला और ये तमाम के तमाम में। यहाँ ये इस जगह पर ये आ गई आपके पास एक और एवोल्यूशन। दो आपके पास इधर और एंसेस्टर आ गए, एक एंसेस्टर प्रोटोजोम्स बन गया। अब आपको यूर बाइलेटेड या कोई नहीं मिलेगा, ये नापेद हो चुके हैं कितने हजार साल पहले कोई पता नहीं। प्रोटोसोम्स आगे, प्रोटोसोम्स में आगे दो डिफरेंट आपको स्पीशीज मिली, सी एलिगेंस और ड्रोसोफिला, जो कि आज भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पे गिल स्लिट्स आ गई, गिल स्लिट्स आपको पता है गिल किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होगा लाजमन। ड्यूट्रोसोम्स आ गए, ड्यूट्रोसोम्स के टू एंसेस्टर बने, एक में आपके पास एक्नोडर्म्स आ गए, हिमोकॉर्डेट्स आ गए, दूसरे में आपके पास यहाँ पे फिर एक एवोल्यूशन हुई, एक तो कॉर्डेट्स आ गए आपके पास, एक आपके पास वर्टिब्रेट्स आ गए और ट्यूनाकेट्स आ गए। वर्टिब्रेट्स आपको पता है जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमन भी इसी में पाए जाएंगे। ये वाली एवोल्यूशन में वो बता रहा है कि पोस्ट एनल टेल जो है वो भी आई, कईयों में खत्म हो गई और डोर्सल हेलो नर्व कॉर्ड बन गई, जिसको जो कि आगे जाके वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट हो गई। सो ये एक लॉन्ग फाइलोजेनी आपको दिखाई गई है यहाँ पे कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई और उस एवोल्यूशन की बिना पर कौन कौन सी चेंजेस आई, कौन सी चीजें नापैद हो गई। अब ये एक और फाइलोजेनी है जिसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपको थोड़ा सा ये ज्यादा पिक्चर क्लियर कर देगी क्योंकि इसमें जो नेम्स हैं वो तकरीबन तमाम एनिमल्स को आप जानते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक एनिमल ह्यूमन सबसे ऊपर बैठा हुआ है, नजर आ रहा है जी बेटा? समझ भी आ रही है कि नहीं? ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लें तो। जी बेटा तक्षल जान। यस सर। बेटा समझ आ रही है? जी सर। ये आपने देखा है जो अभी वाली फाइलोजेनी नजर आ रही है? जी सर। इसमें सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है? बताएं बेटा। डेंजरस? यहाँ पे सर एनिमल्स डेंजरस हैं। की तो बात नहीं है। नहीं बेटा ये आपको नजर आ रहे हैं ना काफी सारे एनिमल्स, यहाँ पे लास्ट पे उनके नेम्स लिखे हुए हैं। इनमें सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है? सर मुझे नहीं पता। बेटा इनके नाम तो पढ़े ना आप। चिंपैंजी का पता है आपको? टीवी पे कभी चिंपैंजी देखा आपने? आज से 10-12-15 साल पहले तो वो जी घरों वो सड़क पे भी लेकर आते थे, भालू सा नाच जिसका दिखाया जाता था बच्चों को। देखा है आपने कभी लाइव चिड़ियाघर में? जी देखा है। हाँ तो फिर आप कैसे कह रही मुझे नहीं पता? माउस देखा है? रैट, काऊ, पिग, डॉग देखे हैं आपने ये एनिमल्स? देखे। फिर आप कैसे कह रही जी मुझे नहीं देखे। पता? अब बताएं इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा है? चिंपैंजी। अच्छा तो आपको लगता है कि ये ह्यूमन से भी डेंजरस है? आप ह्यूमन को डेंजरस समझती हैं? पहले ये नो। बताएं। ह्यूमन कैसे डेंजरस होगा? ह्यूमन कैसे डेंजरस होगा? जब ह्यूमन जंगल में जाता है तो जानवर उसको देख के भागते क्यों हैं फिर? कौन ज्यादा डेंजरस हुआ, जानवर के इंसान? इंसान। इंसान इतना डेंजरस है कि रात को हमें अपने दरवाजों को ताले लगाकर सोना पड़ता है, वरना चिंपैंजी या कुत्ते तो नहीं आते हमारे दरवाजों को तोड़ने के लिए। एनी हाउ लंबी स्टोरी है। तो ये बेटा फाइलोजेनी को थोड़ा सा समझें, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग फाइलोजेनी है एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इस स्लाइड को कंप्लीट करके ये वाला लेक्चर समराइज करते हैं हम। इसमें जीनोम का साइज बताया गया है एमबीज के अंदर, मिलियन बेस पेयर्स के अंदर, एमबीपीज के अंदर। और यहाँ पर देखें आप दिस वन, अगर ये आपको नजर आ रहा है, ये तकरीबन ऑरेंज कलर है। शायद फीमेल्स को कलर्स के बारे में ज्यादा पता होता है, मेरे लिए ये ऑरेंज कलर ही है। तो यहाँ पर आपके पास 2 आई एंसेस्टर और इसमें सबसे पहले ज़ेब्रा फिश आ गई और फुगो आ गई, आपके पास स्टिकल बैक आ गई। स्टिकल बैक भी फिश है। तो ये एक फिशीज है, ये वाला जो ऑरेंज वाला है ये फिशीज का सेक्शन है। और आप ये देखें कि इसमें 1700, 400, 400 एंड 460 मिलियन बेस पेयर का जीनोम है, लेकिन ह्यूमन का जीनोम 3200 मिलियन बेस पेयर्स का है।
जिसको आमतौर पर 3.2 बिलियन बेस पेयर कहते हैं हम लोग आम जुबान में। तो आप देख लें कि 400 मिलियन बेस पेयर और 3200 मिलियन बेस पेयर में कितना फर्क है फुगो में और ह्यूमन में। फिर ये डाइवर्ज हुआ है 450 मिलियन ईयर्स बैक। उसके बाद आपके पास ये ग्रीन कलर में आ चुका है चिकन और फ्रॉग। चिकन और फ्रॉग जो है ये तकरीबन करीब करीब ही हैं। अगर फिशेस के बाद फ्रॉग आ जाता है, फ्रॉग आपको पता है फिशेस आप पानी में रहती हैं, उनको पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाती हैं। फ्रॉग वो एनिमल है जो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, टोड एंड फ्रॉग। तो ये फिशेस के बाद ये आ गया है जो कि अगर आप इसको अब सिक्वेंशली देखें ना तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि अब देखें एक ऐसा एनिमल आ गया एवोल्यूशन के बाद जो कि पानी पे भी रह रहा है और जमीन पे भी रह रहा है। उसके ऊपर आपके पास चिकन आ गया है। चिकन को कंसीडर किया गया, कैलकुलेट किया गया 350 मिलियन ईयर्स बैक चिकन जो है इवॉल्व हुआ है। उसके ऊपर प्लेटिपस है, अपोसम है, और ये आपके पास आ जाएंगे। प्लेटिपस और अपोसम अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप गूगल पे इनका नाम लिख के इमेजेस चेक करें, आपको ये एनिमल्स पता चल जाएंगे। ये ऑलमोस्ट 185 मिलियन ईयर्स बैक इवॉल्व हुए हैं। फिर आपके पास ये जो ब्लू वाली है ना, ये वर्टिब्रेट्स आ चुके हैं। ये सारे के सारे बड़े एनिमल्स आ गए। ये नीचे तो छोटे एनिमल्स की बात हो रही है। बर्ड्स भी आपको चिकन वाले सेक्शन में मिलेंगे। बर्ड्स जो हैं वो चिकन वाले, ज़ेब्रा फिंच और जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर ही आपको मिलेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री में। फिर आपके पास ये बड़े वाले एनिमल्स आ गए जिसमें एलिफेंट है, आर्माडिलो है, हेजहॉग है, और ये देखें कैट और डॉग साथ साथ आ गए जो कि सिमिलर हैं, एक जैसे हैं अगर आप देखें इनको विजुअली भी अगर आपने देखा हुआ है। उसके बाद आपके पास पिग और काऊ एक सेक्शन में आ चुके हैं। फिर ये रॉडेंट्स आ चुके हैं। प्राइमेट्स के बाद सबसे करीब तरीन रॉडेंट्स हैं, इसीलिए लैब्स के अंदर माउस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। माउस पे एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि उसका सिस्टम सबसे ज्यादा करीब तरीन सिस्टम है ह्यूमन के। तो आपके पास पिग और काऊ के बाद रॉडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि कंसिडर हो रहा है कि रॉडेंट का और प्राइमेट का एंसेस्टर सेम था 75 मिलियन ईयर्स बैक। एक ही एंसेस्टर था रॉडेंट्स का भी और प्राइमेट्स का भी। एंसेस्टर का ये मीन नहीं है कि वो एक आदमी था, उसके घर दो बच्चे पैदा हुए, एक चूहा बन गया और एक इंसान बन गया, ये मतलब नहीं है। एवोल्यूशन को समझने के लिए आपको अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। एंसेस्टर डजंट मीन लाइक दैट, इट्स मीन सिमिलरिटी ऑफ जीनोम। एक जीनोम था यहाँ 75 मिलियन ईयर्स बैक, एक जीनोम था। वो जीनोम जब डाइवर्ज हुआ तो वो टू डिफरेंट और स्पीशीज उसने निकाली। अब आप देखें रैट, माउस और रैबिट के जो एंसेस्टर्स हैं, कोई ऐसा एंसेस्टर था जो इन तीनों की क्वालिटीज रखता था। सेम विद प्राइमेट्स, ह्यूमन, चिंपैंजी और मंकीज का जो एंसेस्टर था वो तकरीबन तीनों की करेक्टरिस्टिक्स रखता था, शक्ल में भी और सूरत में भी और रहन सहन में भी। फिर ये डाइवर्ज और हुए, रैबिट आ गया एक फैमिली में और नीचे एक और फैमिली आई माउस और रैट। अगर अब यहाँ पे आप देखें माउस और रैट दो फैमिलीज हैं, लेकिन देखने में ये दोनों बहुत सिमिलर होते हैं। नो डाउट इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं अगर आप इनको डीपली स्टडी करें, लेकिन अगर आप इसको समझने के लिए देखें तो माउस और रैट एक कितने सिमिलर हैं और दो आप कजन कह सकते हैं इनको, सेम फैमिली। देन यू हैव रैबिट एंड अदर फैमिली जो कि रोडेंट है और इन्हीं के तरह की उसका भी हरकतें हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में मकैक के नीचे अरंगाटन आ जाएगा और डिफरेंट मंकीज की स्पीशीज आ जाती हैं। और फिर आपके पास आ जाएगा ह्यूमन और चिंपैंजी जो कि कंसीडर किया जाता है 25 मिलियन ईयर्स बैक डाइवर्ज हुए हैं। और ये इनके वो जीनोम्स लिख दिए गए हैं और सबसे ज्यादा जीनोम जो है वो 3200 मिलियन बेस पेयर्स का है ह्यूमन का और चिंपैंजी। हालांकि एलिफेंट को अगर हम देखें यहाँ पे एलिफेंट, और इसका ऑलमोस्ट 2300 मिलियन बेस पेयर का जीनोम है। और एलिफेंट और डॉल्फिन, एलिफेंट और डॉल्फिन को कंसीडर किया जाता है कि द बिगेस्ट मैमल्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ। Nowadays the living biggest mammals on the face of earth are elephant and dolphin। जी जोनाथन जावेद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम रोडेंट्स को और प्राइमेट्स को किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं? जीनोम की बेस पे, इनके जीनोम में इनकी जो सिमिलरिटी और लेंथ की? डिफरेंस है। नहीं, जीनोम सीक्वेंस के ऊपर। अगर आपके पास 3 जीनोम्स हैं, एक ह्यूमन का, एक रोडेंट का, एक फिश का है,
तो फिश के जीनोम में बहुत डिफरेंसेस होंगे ह्यूमन के साथ एज कंपेयर टू रोडेंट। सपोज कर लेते हैं आपने 3 जीनोम, आपने ह्यूमन का अलाइन करवाया, सीक्वेंस अलाइन करवाई जीनोम की, माउस के साथ आपको 95% सिमिलरिटी मिली। लेकिन अगर आप ह्यूमन की जीनोम को फिश के जीनोम के साथ अलाइन करवाएंगे, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाएंगे, तो आपको मे बी 20% सिमिलरिटी मिले। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फिश का जीनोम भी 400 MBPs का है, ह्यूमन का 32 का है, तो गैप्स ही बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो ये सारी रीजन। अब माउस आप देखें कितना छोटा सा होता है, चूहा, वो 2600 मिलियन बेस पेयर्स का है, और उसके मुकाबले में एलिफेंट कितना बड़ा है, लेकिन वो 2300 मिलियन बेस पेयर्स पे है। तो अगर आप लोग एवोल्यूशन में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जीनोम्स हैं, उसमें ऊपर मेंशन भी कर दिया, प्राइमेट स्पेसिफिक स्कोप, यूथेरियंस हैं, उसके बाद मैमेलियंस हैं, टेट्रापॉड हैं, टेट्रापॉड 4 पाँव वाले, वर्टिब्रेट स्पेसिफिक स्कोप भी इसमें आ गया है कि ये कौन से हैं। वर्टिब्रेट्स तो ये सारे के सारे ही हैं तकरीबन, सब में रीढ़ की हड्डी है। तो ये थोड़ा सा अभी हमने देखा था कि ये कैसे फाइलोजेनी आ रही है। अगर अब आपके किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन लेते हैं, आपने प्रोटीन लिया, सपोज हीमोग्लोबिन ही लिया है या प्रोटीन ए लिया है, तो उसका असूलन उसका जो फाइलोजेनी है वो इसी तरह बननी चाहिए कि ह्यूमन जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए, ह्यूमन की हीमोग्लोबिन, उसके साथ चिंपैंजी की हीमोग्लोबिन आए, फिर मकैक की, रैबिट, माउस, रैट, काउ, पिग, डॉग, कैट, इसी तरह आनी चाहिए। अगर आपके ट्री में ह्यूमन के साथ चिंपैंजी की बजाय चिकन आ रहा है, और चिकन से नीचे चिंपैंजी आ रहा है, चिंपैंजी के बाद एलिफेंट आ रहा है, एलिफेंट के बाद काऊ आ रही है, काऊ के बाद फिश आ रही है, फिश के बाद अपोसम आ रहा है, तो आप समझ लें कि आपके डाटे में कुछ मसला है। असूलन ये वाली जो फाइलोजेनी है, ये थ्रेशोल्ड फाइलोजेनी है आपके पास। इस फाइलोजेनी को मद्देनजर रखते हुए ही आपने अपने ट्री को एनालाइज करना है। I hope you guys will understand something. I will join you in next lecture and we will continue from here. Thank you so much. If you have any question, we will discuss in next lecture.